औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ जिसके लिए स्टूडेंट्स ने बहुत इसरार किया कि सर ये लेक्चर आप रिकॉर्ड करवा लें, चूँकि मैंने पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में नहीं इंक्लूड किया था, तो सबके कहने पे आज मैं ये रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ कि हमारे पास द मोल इन केमिकल इक्वेशन, इसका बेसिकली रिलेशन क्या है। तो मोल पे तो हम जितनी भी बात करें वो कम है। जिस तरह हम कहते हैं कि मतलब डजन, जो 12 का यूनिट हमारा होता है कि एक दर्जन चीज़ें, ठीक है, इस तरह मोल भी हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है, एक बहुत बड़ी काउंटिंग यूनिट है। इसमें आप बहुत कुछ मतलब समेट सकते हो और अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली स्टैचोमेट्री से है, ठीक है। कोई इसको स्टैचोमेट्री बोलता है, कोई स्टैक्योमेट्री बोलता है, जो आपको ठीक लगे आप वही प्रोनाउंस करें। तो स्टैचोमेट्री से ये बेसिकली हमारा टॉपिक है कि इसका नाम क्या है, द मोल इन केमिकल इक्वेशन। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं कि द मोल एंड केमिकल इक्वेशन, ये आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली। तो हम इसमें मोस्टली बात करेंगे केमिकल इक्वेशन पे। किस चीज़ पे? केमिकल इक्वेशन पे, कि केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो चलो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक रिएक्शन पे बात करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है कि जिसमें आयरन और सल्फर, ये भी सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये दोनों कंबाइन होके हमें आयरन सल्फाइड दे रहा है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे हीट, ठीक है, इसको प्रोवाइड करेंगे तो तभी जाके ये हमें सब्सटेंसेस देंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो स्टैचोमेट्री हमें क्या बताता है? बेसिकली स्टैचोमेट्री हमें कुछ चीजें इसमें बता रहा है, और वो क्या है? वो ये है कि इस सब्सटेंस का 1 मोल, अब 1 मोल आप कहेंगे सर ये 1 मोल कहां से आए, तो अब यहां पे कोएफिशिएंट को चेक करें। कोएफिशिएंट इसका 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इट मीन कि ये 1 है। अगर यहाँ पे कोई 2, 3 और 4 की वैल्यू होती तो फिर ये कोएफिशिएंट 2, 3 और 4 होता, ठीक है। तो 1 मोल, अब सल्फर का कितना है? 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे भी कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो इट मीन कि ये 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है ना वो हमारे पास 1 है, 1 मोल। एक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। फिर अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 1 मोल में तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास 1 मोल का सब्सटेंस होता है तो ये 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, मतलब ये कि 6.023 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। अब ये 1 मोल सब्सटेंस, आपके पास एटम्स है तो हम वहाँ पे एटम्स लिखेंगे, अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है तो हम वहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, अगर ये हमारे पास आयन्स है तो हम वहाँ पे आयन्स लिखेंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास सब्सटेंस क्या है। तो अब 1 मोल तो इट मीन कि हमारे पास 1 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये 2 मोल होते तो हम इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास नहीं है 2 मोल, हमारे पास सिर्फ 1 मोल है, तो इसलिए हम इसको 1 मोल से ही, मतलब ये कि 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस है 23, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी यही केस है कि 6.023 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। सेम, मतलब ये हमारे पास फिनोमेना आ रहा है। इसके बाद हम इसमें फर्दर और क्या कर सकते हैं, मतलब ये कि ये हमारा कैलकुलेशन 1 है, ये हमारा कैलकुलेशन 2 है। अब थर्ड हम कैलकुलेशन 3 पे आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन 3 में हमारे पास क्या आ रहा है? कैलकुलेशन 3 में हमारे पास आ रहा है कि हम इसका जो मास है वो कैलकुलेट करें। मतलब ये है कि हमारे पास इसके आयरन के 56 ग्राम है, ये इसका एटॉमिक मास है, और इसके हमारे पास सल्फर के 32 ग्राम है, ये इसका एटॉमिक मास है। तो फिर ये कितना होना चाहिए? आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास कोई बनेगा 88 ग्राम, ठीक है। तो वो इसका फिर मास है। तो इट मीन कि ये कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यही हमारे पास बेसिकली एक केमिकल इक्वेशन से जो अगर हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो ये सारी चीजें हमारे पास इससे फिर आती है कि एक हमारे पास इसका हम मोल, फिर हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और फिर इसका हम मास ये निकाल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक चीज आपने याद रखनी है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट
ये इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या? मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये इन दोनों आपस में हमारे पास बराबर होंगे। मतलब ये कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट होंगे तो उतने ही हमारे पास फिर क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जितने हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उतने ही हमारे पास फिर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। सो ये तो हमारा था कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे। अब जब हम ये रिलेशन बेसिकली इस इक्वेशन में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली द रिलेशनशिप है किस चीज का? तो ये रिलेशनशिप है आप कैलकुलेशन। तो अब कैलकुलेशन ये किन के दरमियान है? ये कैलकुलेशन है रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट, इन दोनों के दरमियान ये सारी कैलकुलेशन है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है। अब रिएक्टेंट के फिर हमने मतलब यह कि मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, इसका मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, मोलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये सारी हमारे पास बेसिकली यही हम कैलकुलेट करते हैं द मोल एंड केमिकल इक्वेशन के लिए। लेकिन अब जब ये कैलकुलेशन हमारे पास कब आएंगी, तो इस कैलकुलेशन के लिए फिर हमारे पास एक स्टेप बहुत ज्यादा जो कि जरूरी है वो ये है कि फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर हम ये कैलकुलेशन नहीं ले सकते। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब ये कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने बैलेंस नहीं किया, या जितने भी आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज है उसको हमने बैलेंस नहीं किया, तो कभी भी आपके पास ये वाला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली जो बात है ये कभी भी आपके पास पूरी नहीं हो सकती। ये तब पूरी होगी जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मतलब ये है कि इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, जो कोएफिशिएंट है वो बैलेंस होने चाहिए, जो स्पीशीज है वो बैलेंस होने चाहिए। आफ्टर दैट आप ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मे बी जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो प्रैक्टिकल इक्वेशन से चेंज हो, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन, फॉर द थ्योरेटिकल पर्पज ये इक्वेशन आपका बैलेंस होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब सपोज ये हमारे पास जो इक्वेशन जिस पे हम बात कर रहे हैं, अच्छा, अब जो हम बेसिकली जिस पे हम बात करना चाह रहे थे वो ये था कि हमारे पास वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिसको कैलकुलेट करके हम ये डेटा हासिल कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आते हैं। पहले हम इसकी हेडिंग दे देते हैं कि स्टेप्स कैरीड आउट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन। आप लिख सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब ये कि ये हम सारे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो अब वो स्टेप्स कौन से हैं? तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, राइट द करेक्ट इक्वेशन। आपका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ठीक क्या है? इट मस्ट बी बैलेंस। ये बैलेंस होना चाहिए। एक तो आपके पास जो सब्सटेंस आपने लिखने हैं वो भी ठीक होने चाहिए, ठीक है, और
फिर ये इक्वेशन भी आपके पास बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, जो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बात की और आपके अर्ली क्लास में भी आपने इस पे बात की हुई है। सेकंड स्टेप इसमें हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने करना है कि हमारे पास जो सब्सटेंस मास इन ग्राम में दिया गया है उसको हम मोल में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट सब्सटेंस गिवन इन मास, गिवन इन मास इनटू मोल। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। इस फॉर्मूले में आप मास इन ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर ले। और थर्ड क्या है, कैलकुलेट मोल ऑफ सब्सटेंस यूजिंग कोएफिशिएंट। कैलकुलेट मोल ऑफ सब्सटेंस यूजिंग कोएफिशिएंट। आपके जो इक्वेशन में कोएफिशिएंट है, जिस तरह हमने लिखा है कि 1 मोल है सपोज, 1 मोल है सपोज और ये भी 1 मोल है, तो इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को देख के आप फिर सब्सटेंस कैलकुलेट करें, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें कि 1 मोल 2 मोल और 3 मोल। और अब जो आपके पास किसी भी सब्सटेंस का मतलब यह है कि अगर मोल दिया गया है और आपको आंसर मास में चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कन्वर्ट मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू मास इन ग्राम। अब अगर आपको मतलब यह है कि कोई सब्सटेंस मोल में दिया गया है और आपसे आंसर वो मास में मांग रहे हैं, तो फिर आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते और सेम फार्मूला यूज होता है उसके लिए। फिर क्या, m विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई विद कैपिटल M। फिर ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इन फार्मूले को मद्देनजर रख के आप ये सारा कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मोल और केमिकल इक्वेशन का रिलेशन क्या है। नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन और मास मास कन्वर्जन बेसिकली क्या है। लेकिन साथ में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको वो करवाता हूं। अच्छा, तो गाइज अभी इसके साथ अब हम पढ़ते हैं कि मोल मोल कन्वर्जन हमारे पास क्या है। लेकिन मोल मोल कन्वर्जन से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ एटम है, तो ये किसके बराबर है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि 1 मोल ऑफ एन एटम ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 एटम्स इसके बराबर होता है। और फिर ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास बराबर होता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये एक रिलेशन है हमारे पास। क्या है, ये हमारे पास एक रिलेशन है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ एन एटम पर किसके बराबर होता है, तो 1 मोल ऑफ एन एटम ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज के, मास ऑफ एन एलिमेंट। 1 मोल ऑफ एन एटम, और हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये बराबर होता है मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगर इस फॉर्मूले की आपको समझ नहीं आई तो इसको मैं थोड़ा सा वजाहत के साथ ये भी कर लेता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, इसके आप हमें बताएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे। अब उन्होंने क्या है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, मास ऑफ एन एलिमेंट। तो मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है, 6 ग्राम। अब
सेकंड एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, इट मीन के 0.5 मोल। ये तो ये फार्मूला इस तरह, इससे आप मतलब ये कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई समझ में बात। सिमिलरली मास ऑफ एन एटम फिर किसके बराबर होगा, मास ऑफ एन एटम, तो देखिए मास ऑफ एन एटम, तो ये हमारे पास बराबर होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको आप NAB लिख सकते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं। ये भी हमारे पास एक फार्मूला है। सिमिलरली अगर हमने कहा कि 1 मोल ऑफ एन एटम, तो फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और ये फिर बराबर हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये किया हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कहूं कि मोल ऑफ कंपाउंड मैंने मालूम करने हैं, तो वो मैं कैसे मालूम करूंगा, तो मोल ऑफ कंपाउंड, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएंगे किस चीज के, ये मेरे पास बराबर हो जाएंगे मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या, मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मेरे पास इसके बराबर। तो ये कुछ फार्मूलेज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे आप किसी तरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाए आप इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले में आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, m इज इक्वल टू n इंटू m, और वी कैन से कि m इज इक्वल टू m बाई n। तो इस फार्मूले के जरिए अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू कैपिटल N जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल है डिवाइड बाई Na। तो इन फार्मूलास के जरिए आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं और बड़े इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मोल मोल कन्वर्जन से पहले हम ये कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं, मोल मोल कन्वर्जन से पहले हम ये कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं। अभी हम जाते हैं मोल मोल कन्वर्जन पे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो अभी हम मोल मोल कन्वर्जन पे बात करते हैं। ठीक है, तो मोल मोल कन्वर्जन का हमारे पास क्या है, मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन में आपको एक सब्सटेंस दिया जाएगा मोल में। ठीक है, आपसे कहते हैं कि दूसरा सब्सटेंस आप मोल में मालूम करें, नंबर 1 ऑप्शन। सेकंड वो आपको दे सकते हैं एक सब्सटेंस मास इन ग्राम में, आपसे कह सकते हैं कि आप इसको नंबर ऑफ मोल में फाइंड आउट कर ले। तो ये अब आपने इसका मतलब ये है कि मालूम करना है। लेकिन उससे पहले एक दो फार्मूले ऐसे और भी है कि जिसकी आपको आगे जरूरत पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आप किस तरह निकालेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, देखें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो इसके लिए आप लिख ले के मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये एक रिलेशन आप याद रख लें। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupied volume at STP standard temperature and pressure that is 22.4 लीटर। 22.4 किसी भी गैस का 1 मोल STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जहां पे प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर हमारे पास 273
0.15 केल्विन हो, तो इस पे 1 मोल किसी भी गैस का ये ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर। अच्छा, अब मोल मोल कन्वर्जन में जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 2KClO3, ठीक है, ये हमारे पास हमें क्या बना के दे रहा है 2KCl + 3O2, ये हमें बना के दे रहा है। अब हमसे कहते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में हमसे कहते हैं कि आप बताएं कि नंबर ऑफ मोल KClO3 कितने हैं। अगर ये KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, और सॉरी, ये अगर हमारे पास इसके 10 मोल मौजूद हैं, 10 मोल, ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है और हमें पोटेशियम क्लोराइड और हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो अब बताएं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। ये इनका क्वेश्चन है। अब आप देखें, बड़ा सिंपल है, इसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह? सबसे पहले हमने लिखनी है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसी इक्वेशन को अगर आप इसको दोबारा लिख के और इसकी स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन लिखेंगे तो वो किस तरह होंगी। इसके कितने मोल हैं? 2 मोल, ठीक है। अच्छा, इसके कितने मोल हैं? 2 मोल, और इसके कितने मोल हैं? 3 मोल। अब ये मैंने कहां से लिए? अब ये मैंने लिए हैं कोएफिशिएंट से। किस चीज से? कोएफिशिएंट से मैंने लिए हैं कि इसके 2 मोल हैं। देखिए, ये इसका कोएफिशिएंट है, ये इसका कोएफिशिएंट है और ये इसका कोएफिशिएंट है। इससे मैंने नंबर ऑफ मोल लिए हैं। अब ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन की मदद से मैं मालूम कर सकता हूं। किस तरह मालूम करूंगा? मेरे पास 2 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ O2। कितने मोल दे रहा है? 3 मोल। अब मुझे गिवन कितने हैं? तो मुझे गिवन है 10 मोल, लिहाजा मैं कहूंगा कि 10 मोल ऑफ KClO3 विल गिव हाउ मेनी। ठीक है, ये मेरा आ गया है क्वेश्चन मार्क। लिहाजा आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 × 10 और इस पे डिवाइड करें, तो इससे मेरे पास कितने आ जाएंगे? इससे मेरे पास आ जाएंगे 15 मोल आप किस चीज के? O2। तो NO2 विल बी 15 मोल। ठीक है, ये मेरा आ गया है आंसर। क्या आ गया है? ये मेरा आ गया है आंसर। तो ये मोल मोल कन्वर्जन है। अब ये डेटा हमें वो मोल में दिया है और मोल में हमसे आंसर मांग रहे हैं, ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो मोल मोल कन्वर्जन में अगर आपको डेटा वो मोल में देते हैं और आपसे आंसर मोल में मांगते हैं तो ये तो बड़ा सिंपल है, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर यहां पे सपोज वो आपको डेटा मास इन ग्राम दे दे तो फिर क्या होगा? उसके लिए फिर हम सेकंड कैलकुलेशन पे आएंगे, और सेकंड कैलकुलेशन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है मोल मास कन्वर्जन। क्या है वो? हमारे पास है मोल मास कन्वर्जन। यहीं पे करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। टाइप 2 हमारा है मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन इसी को हम करते। अब मोल मास कन्वर्जन क्या है हमारे पास? कि हमें एक सब्सटेंस वो मोल में दे सकते हैं या वही सब्सटेंस वो हमें मास में दे सकते हैं। तो अगर मास में देंगे तो हमसे आंसर वो मोल में मांगेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करें ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। सपोज उन्होंने आपको मोल में दिया है डेटा और आपसे वो आंसर मांग रहे हैं किस चीज में? मास इन ग्राम में। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको मोल दिए हैं और आपसे मास में, वो मास इन ग्राम में आंसर मांगे। चलो मैं एग्जांपल करवाता हूं जिससे आपको ये थोड़ा सा मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि मोल मास कन्वर्जन बेसिकली किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास है कि जिंक कार्बोनेट दे रहा है क्या? जिंक कार्बोनेट हमें दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2।
वो हमें ये दे रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। ये उन्होंने एक इक्वेशन दिया है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जिंक कार्बोनेट के, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास, चलो पहले इसका हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लिख लेते हैं, कितने हैं 1 मोल, और ये भी 1 मोल। अब मैं इसका एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, सिंगल एवोगैड्रो नंबर, सिंगल एवोगैड्रो नंबर, सिंगल एवोगैड्रो नंबर, मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपने पहले लिख ली। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे पास जिंक कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल 8.8 है, तो मास ऑफ CO2 कितना होगा। अब देखें वो हमसे क्या मांग रहे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ये क्या होगा, मास। अब देखिए डेटा उन्होंने मोल में दिया है, तो ये अब देखिए रिएक्टेंट क्या है मोल में, और आंसर प्रोडक्ट या आंसर वो क्या मास इन ग्राम में मांग रहे हैं। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूं, बड़ा सिंपल है। पहले मैं लिख लूंगा कि हमारे पास 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2, तो 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 × 8.8 डिवाइडेड बाई 1, आंसर विल बी 8.8 मोल। तो NCO2 मेरे पास कितना है 8.8 मोल। लेकिन अब वो मुझसे आंसर किस चीज में मांग रहे हैं, तो मुझसे आंसर मांग रहे हैं किस चीज में, यस वो मुझसे आंसर मांग रहे हैं मास इन ग्राम में। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, अच्छा उसकी कैलकुलेशन मैं अब यहां पे कर सकता हूं कि मेरे पास NCO2 कितना है, NCO2 8.8 मोल है। ठीक है, अब मास इन ग्राम, तो मैं MCO2 मालूम करूंगा ये कितना है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि N = स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। ये आ गया मेरे पास फार्मूला। अब इसी फार्मूले की मदद से मैं मालूम कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले चाहिए मोलर मास। मोलर मास किस चीज का, CO2 का। तो ये मेरे पास कार्बन 12 है और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 16। ठीक है, 12 है और ये ऑक्सीजन मेरे पास क्या है 16। यस, एक ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना होगा मेरे पास, हाँ थोड़ा सा आप लोग माइंड इस पे लड़ाएं, इस पे सोचे कि कितना मेरे पास हो सकता है। हाँ नहीं, एक ऑक्सीजन का तो CO2 का मेरे पास मास बनता है 44। क्या बनता है 44। एक ऑक्सीजन 16 है तो दो कितने हो जाएंगे 32। तो 12 + 32, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 44 ग्राम, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर कहूं तो N = स्मॉल m, तो लिहाजा थोड़ा सा अब इसको चेंज कर ले, फॉर्मूला हो जाएगा कि स्मॉल m = N × कैपिटल M। तो N मेरे पास कितना है 8.8 मल्टीप्लाई विद 44। इससे फिर जो भी आंसर आता है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एग्जैक्ट मास इन ग्राम होंगे। क्या होंगे, वो हमारे एग्जैक्ट मास इन ग्राम ऑफ CO2 होंगे। ठीक है, इससे जो भी आंसर आता है XYZ वो आपका क्या होगा, वो आपका मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ CO2। तो ये हमारा है मोल मास कन्वर्जन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है किस चीज का, कि मास मास कन्वर्जन। तो चलो आप ये नोट कर ले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद में आपको करवाता हूं मास मास कन्वर्जन।
अच्छा, तो वहां पे अगर आप लोगों ने आंसर नहीं निकाला तो उसका आंसर क्या था? 387.2 ग्राम। 387.2 ग्राम। ये किस चीज का आ रहा था? वहां पे मास ऑफ CO2 वो कैलकुलेशन 387.2 ग्राम, इससे वो आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया है आंसर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मास मास कन्वर्जन। क्या है हमारे पास? थर्ड हमारा है मास मास कन्वर्जन। ठीक है, अब मास मास कन्वर्जन में क्या हो सकता है? मास मास कन्वर्जन में आपको वो एक स्पीशी मास इन ग्राम में दे सकते हैं और आपसे वो आंसर भी मास इन ग्राम में ही मालूम करने को कहें, लेकिन दरमियान में आपने मोल में कन्वर्जन करना होता है। तो चलो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव करता हूं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? इस एग्जाम्पल को आप गौर से देख लें। एग्जाम्पल हमारा है कि अगर एल्यूमिनियम के 4 मोल आप एल्यूमिनियम कंबाइन विद विच 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव अस हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है? सॉलिड फॉर्म में। ये तो आगे इनके जो स्टेट्स है। ठीक है, अब मैं इसकी अगर स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करूं तो 4 मोल, ये मेरे पास आ गए 3 मोल और ये मेरे पास आ गए हैं 2 मोल। ये मेरे पास इनके स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन आ गए। अब मुझसे कहा जा रहा है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मालूम करें। क्या करें? मास आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड मालूम करें कितना है। अगर हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? मास ऑफ एल्यूमिनियम है 14.5 ग्राम। अब ये मेरे से जो है ना वो मांग रहे हैं डेटा। ठीक है, आंसर मांग रहे हैं और गिवन मुझे है सिर्फ एल्यूमिनियम के 14.5 ग्राम। अब मैंने क्या करना है? पहले मैंने कन्वर्ट करना है एल्यूमिनियम को किस चीज में? मोल में। क्या करना है? पहले मैंने एल्यूमिनियम को मोल में कन्वर्ट करना है कि इसके मेरे पास मोल क्या आते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे पास मोलर मास मुझे पता हो। किस चीज का? एल्यूमिनियम का। एटॉमिक मास मुझे पता हो एल्यूमिनियम का, तभी मैं ये कन्वर्जन कर सकता हूं। तो मैं अगर नंबर ऑफ मोल मालूम करूं तो फार्मूला मेरे पास है कि n स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो स्मॉल m मुझे गिवन है कि 14.5 है और कैपिटल M एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो 27 है। 27 ग्राम पर मोल है। क्या है? 27 ग्राम पर मोल है। तो मेरे पास एल्यूमिनियम के जो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम 0.54 मोल, ये मेरे पास एल्यूमिनियम के आ गए। अब मैंने कैलकुलेशन करनी है। किस तरह कैलकुलेशन करनी है? तो कैलकुलेशन मेरी इस तरह की बनेगी कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमें दे रहा है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मुझे 0.54 मोल ये वाले, ठीक है, ये मुझे एल्यूमिनियम के वो कितना देंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इससे क्या आता है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर ले तो इससे मेरे ख्याल में आता है 27। क्या था? 27.54। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे मेरे ख्याल में आ जाते हैं हमारे पास 0.27 मोल। 0.27 मोल। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इतने ही हमारे पास वो आ जाते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यस, 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा आ गया है NaL2O3 0.27 मोल।
अब हमसे वो क्या मांग रहे हैं, अब आ जाए आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो स्मॉल m हमसे मांग रहे हैं। अब देखिए स्मॉल m हम कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि NaL2O3 ये है 0.27 मोल, ठीक है, और हमसे वो मांग रहे हैं स्मॉल m। अब कैपिटल M किस चीज के बराबर है, आप ये हमने मालूम करना है। तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि अब देखिए एल्यूमिनियम का है हमारे पास 27, तो 27 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस ये एक हमारे पास आ गया 3 इंटू 16, ये हमारे पास दूसरा आ गया, ठीक है। तो अब ये 54 और वो हमारे पास आ जाएगा कितना, कैलकुलेट कर ले, ये 54 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में कोई आ जाता है इसका 102 ग्राम पर मोल, कितना 102 ग्राम पर मोल। अब इसको आप देखें कि इससे 102 ग्राम पर मोल आते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली आते हैं, ठीक है। अब ये आपका कैपिटल M भी आ गया। अब हम स्मॉल m को कैसे यहां पे लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है। तो स्मॉल m विल बी इक्वल टू n इंटू m, तो ये हमारे पास है 0.27 मल्टीप्लाई विद 102। अब इससे क्या आता है, व्हाट डू यू थिंक, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो मोस्ट प्रोबेबली इससे हमारे पास आ जाता है कितना 27.54, कितना 27.54 ग्राम, ठीक है। तो स्मॉल m आ गया है 27.54 ग्राम, ये मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, जो मुझे यहां पे रिक्वायर्ड था। किस तरह, अब मैं आपको समझाता हूं। मास मास कन्वर्जन है, ठीक है। हमें उन्होंने डेटा दिया है मास में कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के, यहां पे आप लिख सकते हैं कि इसके 14.5 ग्राम इसके बनाता है 27.54 ग्राम, ठीक है। अब देखिए किस तरह, 4 मोल से उसके बनते हैं 2 मोल, जी। तो हमारे स्टेशनोमेट्रिक कैलकुलेशन हमने लिख लिया है, ठीक है। वगैरह नंबर के साथ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सारा कुछ इसका हम लिख सकते हैं कि 4 मोल इसके बनाता है 2 मोल, तो 0.5 मोल कितना बनाएगा। अब ये 0.54 कहां से आया है, ये 0.54 हमने एल्यूमिनियम के 14.5 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट कर दिया। मोल में कन्वर्ट करने से हमारे पास ये चीज आ गई है। तो अब क्योंकि कैलकुलेशन हम अपने लिए आसान बना रहे थे, अदरवाइज ये हम मास इन ग्राम में भी कर सकते हैं कि हम लिख लें कि 4 मोल इसके ये बनाता है, ठीक है। तो अब इसका मोलर एटॉमिक मास मालूम करें, 27 को 54 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कोई आ जाता है कितना 2108 216 ग्राम इसके बना रहा है कितना, तो इसका 102 इसका आता है तो 204 हो जाएगा, 204। तो 14.5 कितना बना रहा है, वो बड़ा इजी था, लेकिन हमने मोल में कन्वर्जन की है, तो मोल से हमने फिर इसके मोल निकाले, ये हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं इसके नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। अब अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए हैं तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए हैं ये हमने मालूम करना है, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं है, लिहाजा हमने मोलर मास कैलकुलेट किया। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है कि मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास कितना है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, 2 है यहाँ पे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और वो 16 है 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 102 ग्राम पर मोल आ गया है। फिर यहाँ पे हमने फार्मूले में थोड़े से चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस करके हमने यहाँ पे 27.54 ग्राम मालूम किया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 मोल इसके 2 मोल बनाता है, लेकिन 14.5 ग्राम इसके 27.5 ग्राम बनाता है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि इसके जो 27 है तो ये 54 को अगर आप मतलब मल्टीप्लाई कर ले तो ये मेरे ख्याल में कोई 108 आता है कि इसके 108 ग्राम इसके बनाता है कितना, तो इसका 102 आता है, 2 किस मल्टीप्लाई करें इसके बनाता है 204 ग्राम।
ठीक है, तो 14.5 कितना बनाएगा? तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इससे हम ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मोल में कन्वर्जन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द मास मास कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन। कहीं भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट एरिया में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।